मेरा नाम चांदनी है। मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता था क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरी माँ कनिका थी और कनिका मेरी सौतेली माँ थी। कनिका की भी दो बेटियाँ थीं। कनिका मेरी माँ होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा तेज़ औरत थी और जब कनिका शादी करके इस घर में आई तो महल जैसा घर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने सोच लिया था कि अब वो इस घर पर अकेली ही कब्जा कर लेगी और इस महल जैसे घर की वारिस बन जाएगी। उसने मेरे पापा को गलत दवाइयाँ खिला खिला कर बीमार कर दिया और हर वक्त उन्हें कमरे में बंद रखती थी। जबकि मेरे पिताजी ने मेरी खातिर ही शादी की थी क्योंकि मेरी मम्मी के मरने के बाद मुझे माँ की ज़रूरत थी और पापा ने इसीलिए बच्चों वाली औरत से मेरे लिए शादी कर ली, जिससे पहले ही दो बच्चे थे और दोनों ही बेटियां थीं और वो भी मेरी उम्र की ही थीं। मैं माँ के प्यार के लिए तरसती थी। कनिका ने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया क्योंकि वो मेरी खूबसूरती से जलती थी। कनिका की बेटियां शक्ल सूरत से कुछ खास प्यारी नहीं थीं। कनिका माँ ने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया और मुझसे घर का एक एक काम करवाती और पूरा पूरा दिन मेरे पापा को खाना भी नहीं देती थी। यहाँ तक कि सारा दिन मेरे पापा अलग कमरे में बंद रहते थे और उसने पापा के कमरे को ताला लगाया हुआ था और इस कमरे की चाबी अपने कमरे में छिपा कर रखती थी। मेरे पापा मुझे देखने के लिए तरसते थे लेकिन कनिका माँ ने मुझे कभी भी पापा से मिलने नहीं दिया। फिर भी मैं कभी कभार चुपके से उनसे मिलकर रो लिया करती थी और वो भी मुझसे मिलकर रो पड़ते थे और मुझसे माफ़ी मांगते कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कनिका अच्छी औरत नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कनिका से शादी इसीलिए की थी कि तुम्हें एक माँ का प्यार दे सके, लेकिन कनिका ने मुझे ही बीमार कर दिया और तुम्हें भी मुझसे दूर कर और दिया। तुम तो मेरी परी हो, ये तुम किस हाल में हो? ये कैसा हुलिया बनाया हुआ है? ऐसे मालूम हो रहा है जैसे तुम इस घर की मालकिन नहीं बल्कि काम वाली हो। मैंने कहा, जी पापा जी, ऐसा ही है। आपकी चांदनी अब इस घर की मालकिन नहीं बल्कि पिछले कई सालों से इस घर की नौकरानी है। कनिका माँ ने मुझे स्कूल भी नहीं भेजा और अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भी और अब कॉलेज भी पढ़ा रही है। पापा ने कहा कि बस चांदनी, तुम मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? ये सब तो मेरे नसीब में लिखा था और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो होना था वो तो हो गया। अब सोचना ये है कि आगे क्या किया जाए और आप क्यों रो रहे हैं? पापा ने कहा, चांदनी, पिछले 2 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया और ना ही कोई दवाई ली है। क्या तुम मेरे लिए कुछ ला सकती हो? मैंने कहा, पापा आप चिंता ना करें, मैं आपको दवाई भी ला दूँगी और खाने के लिए भी आपके कमरे में चुपके से ला दिया करूँगी। पापा ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कनिका तो चाबी अपने पास रखती है। मैंने कहा, आप फ़िक्र ना करें, मुझ पर छोड़ दें। मैं जानती हूँ चाबी कहाँ होती है। आप फ़िक्र ना करें, मैं किसी भी तरह ये सब कुछ कर लूँगी और मैंने वैसा ही किया। कनिका माँ के सोकर उठने से पहले वापस मैं अपने कामकाज पर लग गई क्योंकि कनिका माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसकी बेटियाँ अपने कमरे में थी। मैं पापा को मिलकर जल्दी से आ गई। कनिका माँ उठ गई और उसने कहा, चांदनी, मैं और मेरी बेटियाँ बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तुम घर पर कुछ भी पकाकर खा लेना। मैंने कहा, ठीक है, मैं देख लूँगी घर में कुछ है भी या नहीं। मैंने किचन में देखा तो किचन में कुछ भी नहीं था। कनिका माँ ने कहा कि कहाँ चली गई हो? मैंने कहा कि मैं खाने के लिए कुछ देख रही थी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और सब सामान भी खत्म हुआ है। कनिका माँ ने मुझे अपने पर्स से 1000 का नोट निकाल कर दिया और कहा कि ये लो, घर का राशन ले आना और कुछ भी बनाकर खा लेना। मैंने कहा, ठीक है। फिर कुछ देर बाद वो तीनों चली गई। मैंने घर को अच्छी तरह से लॉक किया और कनिका माँ के कमरे में रखे हुए गुलदान से पापा के कमरे की चाबी निकाली और पापा को कमरे से बाहर ले आई। फिर मैं घर से बाहर गई और पापा के कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और फिर डॉक्टर शेट्टी को बुलाने चली गई, जो कि हमारे इलाके में सबसे अच्छे डॉक्टर थे। मैं डॉक्टर को घर ले आई। डॉक्टर ने पापा की जांच की। डॉक्टर शेट्टी ने पापा को पहचान लिया। डॉक्टर शेट्टी पापा के बहुत करीबी दोस्त थे। वो पापा को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने पापा से कहा, महेश, ये तुम हो और तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? मैं तो समझा था कि तुम मर चुके हो और ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? पापा ने कहा, शेट्टी, मैं क्या बताऊं कि मैं किस हाल में गुजर रहा हूँ। फिर पापा ने डॉक्टर शेट्टी को कनिका माँ की सारी हकीकत बता दी। डॉक्टर शेट्टी ने कहा, तुम फिक्र न करो और पैसों की फिक्र मत करना, बस तुम दवाई खत्म होने पर चांदनी को मेरे पास भेज दिया करना, मैं तुम्हें दवाई भेज दिया करूँगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी तरह तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। पापा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने डॉक्टर शेट्टी का हाथ पकड़ा और चूमने लगे और कहा,
तुम्हारी बहुत मेहरबानी दोस्त। डॉक्टर शेट्टी ने मुझे कुछ रुपए दिए और कहा कि तुम्हें जो सामान लिख कर दूंगा वो अपने पापा के कमरे में रख देना ताकि वक्त पड़ने पर वो इस्तेमाल कर सके। उन्होंने मुझे एक पर्ची बनाकर दी और उस पर्ची के मुताबिक कुछ रुपए दिए और कहा कि ये सामान ले आओ। मैं सब सामान ले आई। शाम होने वाली थी। कनिका माँ के भी आने का वक्त हो रहा था। मैंने पापा को अच्छा सा खाना बनाकर खिलाया। पापा मुझे खाना बनाते हुए देखकर रोने लगे। मैं पापा के पास गई और रोने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मेरी परी जैसी बेटी गर्मी में चूल्हे के आगे खड़े होकर खाना बना रही है। मैंने कहा, ये तो मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और हम दोनों ने खाया। पापा ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब उन्हें आराम हो गया। मैंने अपनी पहली वाली जगह पर बैठकर खाना खाया है। अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जल्दी से पापा को उनके कमरे में लिटा दिया और पापा के कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया और फिर बाहर दरवाजा खोलने चली गई। कनिका माँ ने कहा, तुम्हें दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा? मैंने कहा, मैं सो रही थी इसीलिए मुझे घंटी सुनाई नहीं दी। अंदर आते हुए कनिका माँ ने डाइनिंग टेबल पर 2 लोगों के बर्तन देखे जो जल्दी से मैं उठाना भूल गई थी। कनिका ने कहा, कौन आया था यहाँ? मैंने कहा, कोई भी नहीं आया। कनिका ने कहा, जरूर कोई आया था जिसके साथ तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना खाया है। मैंने कहा, आया तो कोई भी नहीं, मैं खुद ही 2 बार खाना खा लिया और खाना खाने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। कनिका माँ ने कहा, चांदनी तुम बहुत चालाक हो गई हो, मुझे लगता है तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। मैं चुप हो गई और बर्तन उठाने लगी। बर्तन उठाकर मैंने किचन में बर्तन धोए और जल्दी से समेट दिए। कनिका और उसकी बेटियां कनिका के कमरे में गई और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन दरवाजे के बाहर आवाज़ आ रही थी। कनिका अपनी बेटियों से कह रही थी कि इस चांदनी का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये दिन ब दिन बहुत तेज़ होती जा रही है और ये हमारे लिए खतरा बनती जा रही है। मैं दोपहर में कनिका और उसकी बेटियों के सो जाने के बाद पापा के कमरे में जाती और उन्हें खाना खिलाती और फिर दवाई दे आती। कुछ दिनों के बाद कनिका की बेटी की सालगिरह थी और कनिका को उसके लिए रुपए चाहिए थे। उसने चाबी ली और पापा का कमरा खोलने लगी। मैंने कनिका माँ को जैसे ही कमरा खोलते हुए देखा तो कहा, ये भी एक कमरा है? मुझे तो इस कमरे के बारे में पता ही नहीं था। इस कमरे में क्या है? कनिका माँ ने हाथ में पकड़ी चाबी अपने पीछे छुपा लिया और कहा, नहीं, ये कमरा नहीं है, ये पुराना स्टोर है और यहाँ पर पुराना सामान रखा हुआ है। मैंने कहा, तो फिर आप यहाँ क्यों जा रही हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन की सालगिरह है और मैं उसी के लिए उसके बचपन की कुछ चीजें निकालने जा रही हूँ। मैंने कनिका माँ से कहा, चाबी मुझे दें, मैं दरवाजा खोलती हूँ और सामान निकालने में मदद करती हूँ। मम्मी ने कहा, चलो तुम यहाँ से भाग जाओ और अपना काम करो, मेरा दिमाग ना खाओ, मैं खुद ही निकाल लूंगी। मैंने कहा, ये वही चाबी है ना जो आपके गुलदान में होती है? कनिका माँ ने कहा, तुम तो हर चीज का ख्याल रखती हो, बहुत होशियार हो गई हो। मुझे 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी होशियारी निकालने में। कनिका माँ ने कहा कि तुम गार्डन की सफाई कर दो क्योंकि सालगिरह की पार्टी इसी जगह होगी। मैं वहां से चली गई और छुपकर कनिका माँ को देखने लगी तो कनिका माँ ने दरवाजा खोला और पापा से पैसे मांगने लगी। पापा ने कहा, मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, तुम्हें कहाँ से पैसे दूँ? कनिका माँ ने कहा, मैं नहीं जानती, कुछ भी करे, मुझे इस चेक पर आपके साइन चाहिए, जल्दी से साइन कर दें। पापा ने कहा कि मैं साइन करने की हालत में नहीं हूँ और मुझसे अभी नहीं किए जाएंगे, इसीलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। कनिका ने पापा के सर पर एक किताब मार दी। पापा दर्द से कराहने लगे। जैसे ही मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मैंने भी एक आह भरी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पापा के दर्द की लहर मुझे महसूस हो रही है। इसके बावजूद कनिका माँ ने पापा से ज़बरदस्ती साइन करवाने की कोशिश भी की, लेकिन कमज़ोरी की वजह से पापा से कलम नहीं पकड़ी जा रही थी। कनिका माँ ने दरवाजे को ताला लगा दिया और वापस अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे देख लिया और कहा कि मम्मी, आपने सामान निकाल लिया है? कनिका ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मिला। मैंने कहा, लाइए, मुझे चाबी दीजिए, मैं निकाल देती हूँ। कनिका माँ ने कहा, बकवास नहीं करो, चलो जाओ अपना काम करो। वो अपने कमरे में अपनी बेटियों के पास गई और कहने लगी, अब हम सालगिरह कैसे करेंगे, क्योंकि उस बुढ़े ने पैसे नहीं दिए और ना ही उससे कलम उठाई जा रही थी कि वो चेक पर साइन कर सके, क्योंकि उसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसमें कलम उठाने की भी शक्ति नहीं है। कनिका की छोटी बेटी रेशमा ने कहा कि मम्मी, अब हम अनीता की सालगिरह कैसे करेंगे? मैंने तो अपने दोस्तों को भी सालगिरह की दावत दे दी है। अनीता रोने लग गई। मम्मी ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ कर लूंगी। तभी अनीता ने रोते हुए अपने आंसू पोंछे और कहा, इससे पहले कि महेश मर जाए, आप उससे घर के कागज पर साइन करवा लें और सब कुछ अपने नाम करवा लें। ऐसा ना हो कि वो मर जाए और हमारे हाथ कुछ ना आए। कनिका माँ ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही कागजात तैयार करवाती हूँ।
एक वकील मेरा कॉलेज का दोस्त है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद करेगा, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में वो मुझे पसंद करता था और शादी भी करना चाहता था। लेकिन तुम्हारे नाना नानी नहीं माने और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी उमेश से करवा दी और फिर तुम दोनों पैदा हुई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी कान लगाकर उन तीनों की बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद मैंने कनिका माँ का दरवाज़ा खटखटाया। मम्मी ने कहा, हाँ अंदर आ जाओ। चांदनी, बोलो क्या काम है? मैंने कहा, मम्मी आज खाने में क्या बनाना है? मम्मी ने कहा, मैं और मेरी बेटियां बाहर किसी ज़रूरी काम से जा रही हैं और हम लेट आएंगे। ऐसा करो, फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके खा लेना और खाना मत बनाना, हम खाना खाकर आएंगे। मैंने कहा ठीक है और वापस मुड़ने लगी तो कनिका माँ ने कहा, रुको जरा, मेरे कमरे की अलमारी ठीक कर जाओ। मैंने अलमारी खोली, अलमारी से कपड़े निकाल कर बेड पर रखे और उन्हें अच्छे तरीके से समेटने लगी। अनीता और रेशमा बेड पर ही अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और वो अपने बाप उमेश के बारे में सवाल करने लगी कि उन्हें क्या हुआ था और वो कैसे मर गए। अभी कनिका माँ उनसे बात कर रही थी कि मैंने बीच में टोक दिया और कहा कि मम्मी, मेरे पापा कहाँ हैं और कई साल हो गए हैं मैंने उन्हें नहीं देखा। मम्मी ने कहा कि वो किसी काम से दूसरे देश गए हुए हैं। मैंने कहा, अच्छा वो कब आएंगे? मम्मी ने कहा, जब उनका काम खत्म होगा तो वो खुद ही आ जाएंगे। लगता है कि तुम्हें अपने पापा की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है। मैंने कहा, ये तो है, याद तो मुझे हर रोज़ आती है, लेकिन फिर भी ख्याल आया कि आपसे पूछ ही लूँ। कनिका माँ ने मेरी बात को ख़त्म करते हुए टॉपिक को चेंज कर दिया और कहा कि चांदनी, बगीचे की सफाई कर दी थी? मैंने कहा, जी मैंने कर दी। फिर कहा कि तुम छत की भी सफाई कर देना, मैं चाहती हूँ कि छत से नीचे तक हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो। मैंने कहा, बहुत अच्छा ख्याल है, काफ़ी अरसे से इस घर में ऐसे था जैसे कोई यहाँ रहता ही नहीं है। शुक्र है कि अब कोई शोर शराबा करने का मौका मिल रहा है। इसके बाद कनिका और उसकी बेटियां घर से जाने लगी और मुझसे कहा कि हम शहर से थोड़ा दूर जा रहे हैं, हमें आने में टाइम लग सकता है, तुम अपना ख्याल रखना और घर का भी। मैंने कहा, आप फिक्र न करें। कनिका माँ ने गुलदान में चाबी रखी थी कि उन्हें अनीता रेशमा ने इशारे से कहा कि वो वहाँ से चाबी निकाल ले और चांदनी देख रही है, तो उन्होंने चाबी निकाल ली और अपने पर्स में रख दी और वो चली गई। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मैंने पहले ही डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी और उनके जाने के बाद मैंने घर को लॉक किया और पापा के कमरे में चली गई। पापा को बाहर निकाला, बातें की, खाना खाया और पापा को कनिका और उनकी बेटियों की सारी बातें बताई। पापा ने कहा, चांदनी तुम जल्दी से डॉक्टर शेट्टी को बुला लो। मैं जल्दी से गई, डॉक्टर को अपने साथ ले आई। पापा ने डॉक्टर शेट्टी से कहा कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, इसमें तुम मेरी क्या मदद करोगे? उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक महफूज जगह पर छोड़ आता हूँ। डॉक्टर शेट्टी ने कहा कि चांदनी का क्या करना है? पापा ने कहा कि चांदनी अभी कुछ दिन यहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका चांदनी को पता लगवाना है, इसीलिए ये अभी यहीं रहेगी और जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से ले जाऊंगा। डॉक्टर शेट्टी ने पापा को गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए। मैंने पापा के कमरे को उसी तरह बंद कर दिया जैसे पहले था। पापा के जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली और मैंने खाना गर्म करके खाया और फिर सोने के लिए चली गई। इस बार कनिका माँ बाहर का गेट की चाबी अपने साथ ले गई थी। वो तीनों ना जाने कब वापस आई, मुझे उनके आने का बिल्कुल पता नहीं चला। कल अनीता की सालगिरह थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। मम्मी ने किसी को कॉल की और थोड़ी देर के बाद ही एक ऊंचे लंबे कद वाली औरत आई। उसने खुद को काफी सजाया हुआ था, खूबसूरत साड़ी पर खूब सारे जेवरात पहने हुए थे। ये औरत काफी अमीर लग रही थी। उसके आने पर मम्मी ने कहा, आप ज़ोराबाई हैं? उस औरत ने कहा, सही पहचाना तुमने, अब मुझे हीरा दिखाओ और उसकी कीमत ले लो। मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, चांदनी 2 कप चाय लाओ जल्दी। जैसे ही मैं चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई तो वो ज़ोहराबाई मुझे देखकर उठ खड़ी हो गई और मेरे करीब आई और अपनी उंगली मेरे चेहरे पर फेरने लगी और कहा, वाह कनिका, सच में अनमोल हीरा है ये। मैं चाय रखकर चली गई और छुपकर बातें सुनने लगी। कनिका माँ ने मुझे ज़ोहराबाई के आगे 8 लाख में बेच दिया था। ज़ोहराबाई ने कहा कि लड़की को मेरी गाड़ी में बिठा दो। कनिका माँ ने कहा कि सुबह मेरी बेटी की सालगिरह है, सब लोग आएंगे और उसे न देखकर मुझसे सवालें करेंगे, इसीलिए मैं खुद उसे कोठे पर छोड़ आऊंगी। तब ज़ोहराबाई ने कहा कि लो 3 लाख रुपए, बाकी उसके वहां आने के बाद ले लेना। ज़ोहराबाई चली गई। अगले दिन सालगिरह का दिन था। सुबह होते ही मम्मी ने मुझे काम पर लगा दिया। आखिर सालगिरह का वक्त आ गया था और उस सालगिरह के वक्त तक उन्होंने एक बार भी मेरे पापा का हालचाल नहीं पूछा और ना ही दरवाज़ा खोलकर उन्हें देखा कि वो अंदर है या नहीं। मेहमान घर में आना शुरू हो गए और उनमें लड़के भी शामिल थे। मैं लोगों की चमक दमक में शामिल नहीं हुई और
आकर अपने कमरे में बैठ गई और अपने पापा को याद करने लगी। इनमें एक लड़का मुझ जैसा था, जो कि शोर शराबे से बचकर अंदर आ गया और घर देखने लगा और अंदर अकेला ही ड्राइंग रूम में बैठ गया। घर देखते हुए वो मेरे कमरे तक पहुंच गया। उसने मुझे देखा, मेरा दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा जी, आप अंदर आ सकते हैं। उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम राज है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम चांदनी है और मैं उनकी सौतेली बहन हूँ। राज ने कहा कि तुम बाहर पार्टी में क्यों नहीं आई? मैंने कहा मुझे पार्टी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कमरे में ही आराम कर लेती हूँ। मैं और राज बात करने लग गए। राज को मेरी आदत बहुत पसंद आई थी और उसने मेरी बहुत सारी तारीफ की कि तुम अपनी बहनों से बिल्कुल अलग हो और ये दोनों बदशक्ल लड़कियां बहुत मनहूस हैं। मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती पार्टी में बुलाया हुआ है, जबकि मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं ये मुझसे क्या चाहती हैं। मैंने कहा कोई इंसान भी ज़बरदस्ती नहीं आता, आखिर फिर भी आपने आने के लिए सोचा ही तो होगा ना, तो तभी आए हैं। राज ने कहा तुम ठीक कह रही हो, बस ये अनीता के पास मेरी एक बुक है और वो काफ़ी दिनों से मुझे वापस नहीं कर रही, इसीलिए मुझे उसने कहा कि अब मैं उसकी बर्थडे पार्टी पर आऊँगा तो फिर वो मुझे मेरी किताब वापस करेगी। इतने में अनीता भी पार्टी को छोड़कर अंदर आ गई और राज को ढूंढने लगी और उसने मेरे कमरे में आते ही राज का हाथ पकड़ा और कहने लगी कि राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। राज के चेहरे से अनीता के साथ जाने की चिढ़ साफ मालूम हो रही थी कि वो नाखुश है और कुछ ही घंटों में पार्टी खत्म हो गई। कनिका माँ ने मुझे कहा चांदनी तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें अभी जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है? मम्मी ने कहा तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैं बाहर गई, गाड़ी खड़ी थी और मम्मी ने मुझे उसमें बैठा दिया। मम्मी वापस घर के अंदर चली गई। मैं उस गाड़ी में बैठकर शहर में चली गई। शहर जाने के बाद आदमी ने गाड़ी रोकी और उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी। मैंने आंखें बांधने की वजह पूछी तो उसने कहा खामोश रहो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मुझे एक घर ले जाया गया और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेरी आंखों की पट्टी खोली। मैंने देखा ये बहुत रंगीन घर था और कहीं ऊंची आवाज़ में गानों की आवाज़ आ रही थी और कहीं घुंघरों की आवाज़ आ रही थी। मैं इस जगह से बिल्कुल अनजान थी। फिर मेरे सामने वही ऊंची लंबी औरत आई जिसे कुछ दिन पहले कनिका ज़ोराबाई कह रही थी। मैंने कहा ज़ोराबाई आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा ये मेरा घर है। मैंने कहा मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ज़ोराबाई ने कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें बेच दिया है और पूरे 8 लाख लिए हैं। ये सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं रोने लगी। ज़ोराबाई ने कहा तुम आराम कर लो, रात को तुम्हारी बोली लगेगी। तुम आराम करने के बाद अच्छे से तैयार हो जाना, सब कुछ तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगा। मुझे एक कमरे में ले जाया गया। कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी और पापा को याद करने लगी कि न जाने पापा कहाँ हैं और आज उनकी बेटी बाजार में बिकने वाली है। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे यहाँ से कोई निकाल ले। रोते रोते मैं सो गई। तभी मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं डरकर उठ गई। दरवाज़ा खोला तो 2 लड़कियाँ मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उनके हाथ में थाल था जिसमें कपड़े, जेवर और खुशबू रखी हुई थी। उन लड़कियों ने अंदर आने की इजाज़त ली। मैंने कहा आओ। फिर उन्होंने कहा कि हमें बाई ने भेजा है ताकि तुम्हें आज की बोली के लिए तैयार कर सकें। मुझे देखने के बाद उन दोनों ने कहा चश्मे बदूर, तुम तो कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें सजाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। मुझे तैयार किया गया, मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई गई। मैं खुद को शीशे में देखकर रोने लगी कि काश मैं इस तरह अपनी शादी के लिए तैयार हुई होती और कोई राज जैसा इंसान मुझसे शादी करता और मुझे यहाँ से ले जाता। मुझे हर तरफ से घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। रात के वक्त यह जगह एक दुल्हन की तरह चमक रही थी। मुझे भी एक कमरे में बुलाया। ये बहुत बड़ा कमरा था और यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी। बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। सफ़ेद रंग के गद्दे और सफ़ेद रंग के गोल तकिए ज़मीन पर रखे थे। वहाँ जाने के बाद मुझे बाई ने अपनी रौबदार आवाज़ से कहा देखो चांदनी, इस महफिल में कितने लोग जमा हैं। मैंने नज़र दौड़ाई तो हर तरफ आदमी ही आदमी थे। मैं उन्हें देखकर चकरा गई। तभी मुझे बाई ने संभाला और कहा होश में आओ चांदनी और देखो इस महफिल में कितने आदमी हैं और ये सब हमारे खरीदार हैं। आज इस महफिल में जो तुम्हारी सबसे अच्छी बोली लगाएगा वो एक रात के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और जिस तरह चाहे तुम्हें इस्तेमाल करेगा। मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे लेकिन मुझे यहाँ से बचने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी ज़ोराबाई ने कहा कि ये खूबसूरत नगीना मैं ज़मीन खोद कर आप सबके लिए लाई हूँ और बहुत खूबसूरत है। गोरी चिट्टी और बिल्कुल कंवारी है, हर लिहाज से बिल्कुल बेदाग है। अब आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चांदनी जैसे नगीने की बोली लगाकर इस महफिल को 4 चांद लगा दे। एक आदमी ने बढ़कर 10 लाख की बोली लगाई, दूसरे ने बढ़कर 20 लाख की बोली लगाई। मुझे सब ऐसे देख रहे थे जैसे अपनी आंखों से कच्चा खा जाएंगे। महफिल में खामोशी हो गई। फिर बाई ने आवाज़ लगाई कि बस
20 लाख? इस नायाब हीरे की कीमत बस 20 लाख है। तभी एक 50 साल के बुढ़े ने 40 लाख कीमत की बोली लगाई। बाई ने कहा, बहुत खूब, 40 लाख में सौदा पक्का हुआ। बूढ़े आदमी ने एक पैसों से भरा बैग बाई की तरफ भेजा। बाई ने मेरा हाथ उस बूढ़े के हाथ में दिया और कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सही सलामत आप मुझे ऐसे ही लौटाएंगे। वो बूढ़ा आदमी एक कमरे में मुझे ले गया और उसने मुझे कहा कि शराब गिलास में डालकर दो। मैंने कांपते हाथों से गिलास पकड़ाया। वो बिस्तर पर लेट गया और कहने लगा, एक गिलास और दो। मैंने उसे दी तो वो पीते पीते बेहोश होकर सो गया। मैं कमरे में जमीन पर बैठकर दिन निकलने का इंतजार करने लगी और सो गई। सुबह होते ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं चौंक कर उठी और दरवाजा खोलकर इस कमरे से भागकर अपने कमरे में चली गई। जाकर कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद बाई मेरे कमरे में आई और कहा, वाह मेरी बच्ची, तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं समझ गई कि बाई को कुछ पता नहीं चला। इस तरह हर रात मुझे कोटे पर तकलीफ पहुंचाई जाती। मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी कि किसी तरह डॉक्टर शेट्टी के पास जाऊं और पापा का पूछूं कि वो कहाँ हैं। फिर एक रात एक आदमी ने मुझे अपने बंगले पर ले जाने के लिए कहा। बाई ने ले जाने की इजाज़त दे दी। उस आदमी ने मुझे गाड़ी में बिठाया और शहर से दूर ले गया। उस बंगले में जाने के बाद मैं बंगले का जायज़ा लेने लगी। उस आदमी ने कहा कि तुम इस तरफ कमरे में चलो। मैं 1 मिनट में आया। मैं उसके कमरे में जाने की बजाय बंगले से भागने में कामयाब हो गई। भागते भागते मैं एक जगह सांस लेने के लिए रुकी और चलने लगी। भागते भागते मेरे पाँव में छाले आ गए और पाँव दुखने लगे। खून निकलने लगा। मैंने दर्द से आहें भरी और रोने लगी। तभी एक भिखारी जैसी शक्ल वाला लड़का आया और उसने मुझे कहा, जल्दी से बाइक पर बैठो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं पहले से ही दर्द से घायल थी। मैं उसकी बाइक पर बैठ गई। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद मैंने कहा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। उस लड़के ने कहा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुम कहीं नहीं मिली। फिर मैंने अनीता और रेशमा को याद किया और फिर उन्होंने बताया कि मम्मी ने तुम्हें बाई के आगे बेच दिया है। मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया और आखिरकार तुम्हें जोराबाई के कोठे पर देख लिया और उस वक्त तुम इस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ रही थी और मैंने तुम्हारा पीछा किया और यहाँ तक पहुँच गया। मेरे पीछे तुम्हारी ऐसी भिखारियों वाली हालत हो गई है। मैंने कहा, तुम राज हो, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। कनिका माँ ने मुझे कोठे पर बेच दिया और हर रोज मुझे कोठे पर तकलीफ पहुंचाई जाती है और हर दिन मैं लोगों को शराब पिला पिलाकर नशे में इतना धुर्त कर देती हूँ कि वो सो जाते हैं और मैं उनके हाथों से बच जाती। लेकिन ये आदमी मुझे अपने साथ बंगले पर लाया था। ये काफ़ी चालाक लग रहा था, इसीलिए मैं समझ गई थी कि ये आदमी मेरी इज्जत जरूर तार तार कर देगा। इसीलिए मौका पाकर मैं वहां से भाग गई। कनिका ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने मुझे और मेरे पापा को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मुझे हमारे घर के करीब डॉक्टर शेट्टी के पास ले जाओ। मुझे उनसे अपने पापा का पता मालूम करना है। राज ने कहा, कौन से डॉक्टर शेट्टी? वो जो तुम्हारे घर के करीब हैं, जिनका क्लिनिक है? मैंने कहा, हाँ वही। राज ने कहा, वो मेरे पापा हैं और महेश अंकल मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें मेरे पापा के बारे में मालूम होगा कि वो कहाँ है। राज ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या? राज ने बाइक जोराबाई के कोठी की तरफ भगा ली और मुझसे कहा कि अपने चेहरे को बांध लो। हम वहां पर पहुंचे और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। राज ने कहा, सामने देखो। मैंने नजर उठाकर देखा तो जोराबाई ने कनिका और उसकी बेटियों को अपने सामने खड़ा किया हुआ था और मेरे बारे में पूछ रही थी। मैं और राज छुपकर उनकी आवाजें सुन रही थी और कनिका बार बार एक ही बातें कह रही थी कि हमने जब से उसे आपके पास भेजा है उसके बाद से हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन जोराबाई मान नहीं रही थी। ये कहाँ चले गए हैं? जैसे ही मिलते हैं मैं रुपए दे दूंगी। उन्होंने कहा, चलो हमारे साथ चलो और खुद जाकर बाई से बात कर लेना। उन्होंने कनिका को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और फिर कोठे पर ले गए। कनिका तो ऐसे थी जैसे पागल ही हो गई थी और जोराबाई ने उस दिन मेरी दोनों बहनों की बोली लगवाने का ऐलान कर दिया। मैं और राज वहां से भाग गए। राज मुझे एक खूबसूरत से घर में ले आया जो कि मेरे घर से काफी दूर था। राज ने वहां का दरवाजा खोला तो डॉक्टर शेट्टी अखबार पढ़ रहे थे। मैंने डॉक्टर को नमस्ते किया। मुझे देखकर कहा, वाह चांदनी, बेटा तुम आई हो। और एक आदमी टीवी पर खबरें सुन रहा था फौरन से उठा और उसने मुझे गले से लगा लिया। मैंने देखा कि वो मेरे पापा थे और बिल्कुल ठीक और सेहतमंद थे। मैं पापा को देखकर रोने लगी। मैंने पापा को कनिका की सारी बात बताई कि उसने मुझे किस तरह कोठे पर बेच दिया और मैं किस तरह वहां से भागी। पापा ने रोते हुए कहा, अब मैं क्या करूं?
कौन तुमसे शादी करेगा? राज ने कहा, अंकल, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं करूँगा क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ। डॉक्टर शेट्टी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू करते हैं और तुम इस देश से चले जाना ताकि तुम्हें कोई पहचान न सके। पापा ने कहा, मैं भी सब कुछ बेच दूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले दिन हम दोनों की शादी करवा दी गई। हमें बाहर भेजने की तैयारी शुरू हो गई। पापा ने भी हमारे साथ जाने का फैसला कर लिया और सब कुछ बेच दिया। मैं, पापा और राज दुबई चले गए। वहाँ शेट्टी अंकल की 2 बहनें रहती थीं। उन्होंने हमें अपने पास बुला लिया और हम दुबई में शिफ्ट हो गए और कनिका और उसकी बेटियां हर रोज उस कोठे पर नौची जाती जो गड्ढा उन्होंने मेरे लिए खोदा था। मैं तो अपनी चालाकी से बच गई, लेकिन वो तीनों फंस गईं। आज मैं राज के साथ बहुत खुश हूँ और मेरे 2 बहुत खूबसूरत बेटे हैं। कुछ अरसे बाद शेट्टी अंकल भी यहीं आ गए और हम मिलकर रहने लगे। शेट्टी अंकल ने बताया कि कनिका पागल हो गई थी और सड़क पर मरी हुई मिली। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।